नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 82वीं बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने मन की बात रखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बागेश्वर की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से बात की और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उनके योगदान की तारीफ की। पीएम मोदी ने पूनम नौटियाल से काम के दौरान आई चुनौतियों पर भी बात की है। आज मन की बात के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी, अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे एनएचसीवीसी के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं, जी तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर, किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सीएम पुष्कर धामी देहरादून लौट आए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी सरकार और संगठन जो है दोनों ही ग्राउंड जीरो पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। देखिए, स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राहत कार्य तेज़ी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा के बाद लगातार नेताओं के दौरे प्रभावित इलाकों में हो रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी लगातार प्रभावितों से मिल रहे हैं। रामनगर पहुंचे हरीश रावत ने चुकुम और सुंदरखाल गांव को विस्थापित करने को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा का समय ऐसा है कि सांप और नेवले को एक हो जाना चाहिए। हरीश रावत ने इस दौरान दोनों गांवों के विस्थापन की फाइल को आगे बढ़ाने की भी मांग की। उत्तराखंड में चुनाव करीब हैं और इलेक्शन कमीशन भी इसी के मद्देनजर अपनी तैयारियों में जुट गया है। चाहे कोविड प्रोटोकॉल के तहत बूथ बढ़ाने की बात हो या फिर घर घर जाकर नए वोटर्स को प्रोत्साहित करने की बात, चुनाव आयोग ने इलेक्शन को लेकर इस बार क्या खास इंतजाम किए हैं, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। नुक्कड़ नाटक से लेकर ईवीएम को सेंटर्स तक कैसे पहुंचाना है, नए वोटर्स की काउंटिंग और 1 नवंबर 2021 तक 18 साल पूरे कर चुके युवाओं के भी वोटर लिस्ट में नाम डालने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के एनरोलमेंट भी 1 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। जो आगामी आने वाले विधानसभा इलेक्शंस के लिए पहला हमारा ईवीएम्स का तैयारी है। जो हमारा M3 ईवीएम्स हमें पूरा उपलब्ध कराई गई थी, तो M3 ईवीएम्स यहाँ पे आने के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद उसका फर्स्ट लेवल चेकिंग
FLC भी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स का हो गया है, देहरादून का भी कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें जो भी हमें वीवीपैट का एक्स्ट्रा हमें जो चाहिए था उसका भी रिक्वेजिशन हमने दिया है और उसको भी अलॉटमेंट हो गया है। तो वीवीपैट और EVMs हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हो गए हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है रिटर्निंग ऑफिसर और AROs का जो ट्रेनिंग होता है वो 4 दिन का ट्रेनिंग हमने कुमाऊं में और गढ़वाल का जो मुख्यालय में हमने 2-2 बैचेस में कराए। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। पहले एक सेंटर पर 1500 वोटर्स के वोट डालने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार इसे घटाकर 1200 कर दिया गया। साथ ही कैसे वोट डालते समय संक्रमण का खतरा ना फैले, इसके लिए भी चुनाव आयोग कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। मशीन को सैनिटाइज करने के बाद ही इस बार वोटर वोट डाल पाएं, इसके लिए प्रॉपर तैयारियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोविड के बाद प्रोटोकॉल कितना दूर रहना चाहिए और उसके बाद ग्लव्स का यूज़, सैनिटाइजर्स का यूज़ और उसके बाद उसको क्लीन करना एवरी टाइम यू पुट द वोट। तो ये सभी प्रोटोकॉल हम भेज रहे हैं और उस पर जो भी सामग्री हमें खरीदना है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लेके हम इसको खरीद रहे हैं और उपलब्ध भी करा देंगे। और नोडल हेल्थ ऑफिसर भी हर जिले के लिए इसको देखने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं उसके लिए होंगे। उसके बाद हम रैशनलाइज भी कर रहे हैं। पहले एक बूथ में 1500 वोटर्स तक हो सकते थे, अभी कोविड को देखते हुए 1200 वोटर्स तक हम उसको लिमिट कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प तो हैं ही, लेकिन कोविड के नियम और इस पर मुकम्मल तैयारी ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में 2022 चुनाव में सीट को लेकर खुलकर बात की। न्यूज़ 18 के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन पार्टी जो तय करेगी वो उसी पर चलेंगे। सर अगला चुनाव कहां से लड़े, कोटद्वार, डोईवाला या रुद्रप्रयाग? देखिए मैं पार्टी में, देखिए अभी तो मैं कोटद्वार से विधायक हूं और दिन अभी भी जा रहा हूं कोटद्वार। मेरी एक आदत है, मैं जिस दिन रहता हूं चाहे मंत्री के पद रहूं, मुझे मालूम रहता है कि जे में इस्तीफा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अंतिम क्षण तक काम करता हूं। आज मैं कोटद्वार से विधायक हूं। कोटद्वार के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं भविष्य के लिए नहीं कर रहा हूं कोटद्वार में काम। जो 2017 में कोटद्वार के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए केवल इन 5 सालों में नहीं, मुझे भविष्य में कभी भी जीवन में कभी कोई मौका मिलेगा, मैं कोटद्वार के लोगों के इस कर्ज को, आशीर्वाद के इस कर्ज को, आज मैं लहसुन से नहीं विधायक हूं, लेकिन लहसुन के प्रति मेरे मन में वही भाव है जो भाव 2002 में था, 2007 में था। पार्टी जहां भी मुझे तय करेगी, मैंने कहा नहीं कि वैसे तो मेरा मन नहीं है। देखो मैं इस बात को एक बार नहीं 100 बार नहीं, मैं माननीय नड्डा जी से भी इस बात को कह चुका हूं, मैं अमित शाह जी से कह चुका हूं कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भावना तो कह ही सकता हूं। हरक सिंह रावत से तीखे सवाल और उनके बेबाक जवाब का ये पूरा इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा आज शाम को 6:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मंगलौर में एक युवक की हत्या होती है। जानकारी ये मिल रही है कि वो 11वीं का छात्र था। दरअसल हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है और मांग कर रहे हैं कि जिसने भी हत्या की है उसकी गिरफ्तारी की जाए। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो 11वीं के छात्र की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है मंगलौर में। शुरुआत में खबर आई कि एक युवक की हत्या हुई है, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये मालूम चला कि ये छात्र है। अब सवाल ये कि क्या साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने इस हत्या को अंजाम दिया, छात्रों ने, या फिर कोई पारिवारिक रंजिश थी, आस पड़ोस की कोई रंजिश थी, या कोई रिश्तेदार शामिल है। बहुत सारे पहलू होते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पिथौरागढ़ में नया बस्ती के पास 3 दिन से बंद पड़ा पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे खुल गया। इस हाईवे के जरिए ही चाइना और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है। 3 दिन पहले नया बस्ती के पास रोड का 50 मीटर का हिस्सा टूटकर काली नदी में समा गया था। रोड टूटने की बात करें तो धारचूला तहसील का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। बीआरओ ने कड़ी मेहनत से 3 दिन में रोड को आवाजाही के लिए खोलने में सफलता पाई है। उत्तराखंड में आई आपदा में प्रदेश को जान माल का काफी नुकसान पहुंचा। आपदा में अब तक कुल 72 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर प्रदेश की सड़कों को नुकसान पहुंचा। यातायात भी लगभग ठप हो गया। जगह जगह पर ट्रक और वाहन फंसे हुए हैं, जिससे पहाड़ की जरूरी सामान की सप्लाई बाधित है। बारिश की वजह से प्रदेश में 554 सड़कें मलबा और लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं, जिसमें से महज 75 सड़कें ही अब तक खोली जा सकी हैं।
सड़कें खराब होने से करीब 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। और अब इनकी बात करें तो काम चलाऊ तौर पर भी ठीक करने के लिए 149 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। तराई क्षेत्र खटीमा बारिश की बात करेंगे। यहां पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया बारिश ने। बारिश का पानी खेतों में भरा हुआ है। किसान मायूस हैं क्योंकि उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। सब किसान सब पट हो गए। किसानों की जो खसानी थी वो घुस गई है। 3 दिन बरसात ने हमारा नुकसान बहुत कर दिया। जो धान कटे थे वो भी बीक के बेकार हो गए। फसलों के ऊपर से पानी चल रहा है। लगभग 40% अभी फसल कटी थी और 60% इस समय फसल बाकी थी हमारी कटने वाली। और आप देख सकते हैं कि वो फसल बिल्कुल इस समय पानी में डूबी हुई है। रुड़की को अब जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। यहां पर पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में 14 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है। इसका अधिकारियों ने निरीक्षण भी कर लिया है। कह रहे हैं कि इससे लोगों को जो है जाम की समस्या से निजात मिलेगी। देखिए, रुड़की में वास्तव में क्योंकि जो पुराना रुड़की था, जो पुराना बाज़ार है वो कंजेस्टेड है, वहाँ पर उतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, तो जाम की समस्या हो जाती है यदि आदमी 4 व्हीलर से वहाँ तक जाता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि उस बाज़ार के आसपास दोनों तीनों कोनों पर पार्किंग हो। तो सबसे पहली पार्किंग जो है वो मल्टी स्टोरी पार्किंग की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत है। 2018-19 में उन्होंने घोषणा की थी। टिहरी झील फेरी बोट मालिकों ने पेमेंट नहीं होने पर सोमवार से बोट संचालन ठप करने की चेतावनी दी। टिहरी डैम की झील के निर्माण के बाद झील से सटे गांवों के लोगों के आवागमन के लिए टिहरी झील में फेरी बोट का संचालन किया जाता है और टीएचडीसी द्वारा इसके लिए पुनर्वास विभाग को पैसा दिया जाता है। फेरी बोट मालिकों का कहना है कि करीब 4.5 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। पुनर्वास विभाग के अधिकारी पेमेंट को लेकर टीएचडीसी से पत्राचार करने की बात कर रहे हैं। 4-4.5 महीने हुए हैं और अभी हमारा पेमेंट नहीं हो पाया है। पिछली बार भी उन्होंने हमें ऐसे ही किया था, फिर हमें फेरी बोट बंद करनी पड़ी थी, फिर उन्होंने पेमेंट किया, जिससे हमारे ऑपरेटरों को, हमारे जो पेट्रोल पंप को बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। और अगर सोमवार तक अगर पेमेंट नहीं करते तो हम फेरी बोट पूरी तरह बंद कर देंगे सब। ये जो टीएडीसी ने जो बस और फेरी बोट उसके लिए फेरी बोट के लिए 206.1 का धनराशि रौला कोर्ट में समायोजित करने के लिए दिया था ना पत्र, तो उसमें हमारे पास रौला कोर्ट में केवल 60 लाख रुपए ही है। तो इसलिए उनको 8443 कनेक्टिविटी बस और उसमें के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर बसों का संचालन हेतु अलग से धन की मांग के लिए पत्र लिखा गया। बीजेपी से कांग्रेस में वापस आए यशपाल आर्य ने बाजपुर को अपनी कर्मभूमि बताया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव में भी आर्य जो है बाजपुर सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए बाहर से आने वालों को पार्टी में जगह दी जाएगी। लेकिन बाजपुर के मामले में उनका कहना है कि सुनीता बाजवा से उन्होंने पहले बात की थी, उनकी रजामंदी के बाद ही यशपाल आर्य को कांग्रेस में वापस लिया गया है। मैं जहाँ मेरी कर्मभूमि है, जो मेरा परिवार है, जहाँ की महान आवाम ने, जनता ने मुझे स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, आशीर्वाद दिया है, बाजपुर से मैं कहीं अपने को अलग नहीं कर सकता हूँ। बाजपुर का ही सेवक हूँ। बाजपुर में सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। मैंने स्वयं सुनीता बाजवा जी से बातचीत की, उनको विश्वास में लिया और मैंने उनसे कहा है कि आप पार्टी के साथ रहिए, निश्चित रूप में उनका भी एडजस्टमेंट होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के पहले से जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके हितों को पार्टी ध्यान रखेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोटद्वार प्रशासन और पटाखा विक्रेताओं के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ है। दीपावली के दौरान लगने वाली पटाखे की दुकान को प्रशासन ने बाजार से दूर लगाने के निर्देश दिए। पटाखा विक्रेता इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि बाजार से दूर दुकानें लगाने पर ग्राहक वहां नहीं आते, उनकी बिक्री पर बड़ा असर होता है। पुलिस की ओर से पटाखा विक्रेताओं के साथ बातचीत कर दूसरी जगह पर दुकानें लगाने के लिए कहा गया, लेकिन पटाखा विक्रेता बाजार में ही दुकान लगाने की बात पर अड़े हुए हैं और हुआ ये कि विवाद बढ़ता जा रहा है। थी व्यापारियों के साथ कि पटाखों की दुकानें कहाँ लगेंगी, तो फिलहाल तो यही तय हुआ है कि ग्राशनगंज मैदान में लगेंगी, क्योंकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया है श्री बिष्ट जी ने कि हम लोग ज़रा व्यापारियों से बात कर लेते हैं कि क्या पता कोई और जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पर पटाखे की दुकानें लगाई जा सकती हैं।
और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं दुबई में चल रहे ICC T20 वाटर की तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बाघ की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में 2 बाघों की लड़ाई में एक बाघ के घायल होने की खबर मिली। वन विभाग ने बाघ के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई, जहां इलाज के दौरान इस बाघ की मौत हो गई। बाघ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बाघ की मौत का सही कारण क्या है। उधर देहरादून में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिला मजदूरों की जिंदगी को कैनवस पर उकेरने के लिए एक शानदार पहल की गई। यहां पर चंदे से ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मजदूरों के बच्चे शामिल किए गए। महिला मजदूरों की आर्थिक स्थिति को लेकर सामाजिक संस्था चेतना आंदोलन ने गरीब बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इसमें महिला मजदूरों के बच्चों को शामिल होने का मौका दिया गया। फाइनल राउंड के लिए 40 बच्चों को चुना गया। विजेता को 15,000, दूसरे स्थान पर आने वाले को 11,000 और तीसरे विजेता को 7,500 रुपए का इनाम दिया गया। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में भी खुशी दिखाई दी। जो भी काम करती हैं मम्मियाँ, उसके बीच में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बाद में माँ की जो खुशी होती है, उसके बाद माँ की कोई खुशी भी होती होगी उन कामों के बीच में, तो वही दिखाने के लिए बनवाया गया है। हमसे बहुत खुशी मिलती है मैम। हम जैसे बच्चों के लिए भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकें। जी बिल्कुल, उसी को देख के हमने वही बनाया है, बिल्कुल अपने घर की बारे में ना सोच के, तो उसी के ऊपर बनाया है। यहाँ तक पहुँचे, मौका कैसे मिला? बस जजेस आए थे मोहल्ले में, उन्होंने पहले किया था तो उसमें आया था नाम हमारा, वो तो खुशकिस्मती हमारी जो आ गया। आयोजकों के मुताबिक इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला मजदूरों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस कंपटीशन को पिछले 1.5 महीने से हम करा रहे हैं देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में से और आसपास के गांव में भी, इसलिए क्योंकि अभी हकीकत में मज़दूरों की स्थिति बहुत ख़राब है और सबसे ज़्यादा प्रभावित है महिला मज़दूर। लेकिन उनकी चुनौतियों पे, उनके संघर्षों पे, उनकी योगदान पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको कोई इज़्ज़त भी नहीं मिलती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि इस कंपटीशन द्वारा उनकी चुनौतियों पे जो सन्नाटा है उसको तोड़ने के लिए। कहते हैं मंजिल को राह मिलना जरूरी है। इन निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए ये एक शानदार कोशिश रही। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।